ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय बजट 2023-24 पर पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अशोक लाहिरी के साथ वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। नमस्कार। अमृतकाल के पहले बजट को संसद से मंजूरी दिलाने के लिए सरकार तैयारी में जुटी हुई है। कोशिश ये है कि 1 अप्रैल 2023 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट का जो प्रावधान किया जाना है उसका पूरा इस्तेमाल हो सके। इस बीच वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और बजट की बारीकियों से लोगों को परिचित करा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या ये बजट अमृतकाल की जो हमने रोड मैप तैयार किए हैं, जो उसके लिए एक लक्ष्य जो रखा है, क्या उसके लिए पहली सीढ़ी साबित हो सकती है? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 15वें वित्त आयोग के सदस्य और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अशोक लाहिरी। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस बजट की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो आज के लिए बेहतर और कल के लिए और बेहतर साबित हो सकता है? बिल्कुल। ये जो चुनौती सरकार के सामने थी, मेरे हिसाब से वो है आज की समस्या की कैसे समाधान करें और आज की समस्या समाधान के लिए कल की जो जनरेशन आएंगे उसका नुकसान ना करें। दोनों चाहिए। और ये जो अमृतकाल की बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75th स्वतंत्रता दिवस में वो कहे थे कि 25 साल में देश को एक नया रोड मैप लेके डेवलप कंट्री बनाएंगे। इसके लिए सरकार ने जो किया वो है एक संतुलन। संतुलन किस बात की? संतुलन है कि ग्रोथ रेट हमारे जो है उसमें भी बढ़ोतरी आना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ रेट अगर 8-9% बाकी देशों ने किया है, हम भी 8-9% के बारे में सोचते हैं, वो लाना है। और उसके साथ ही साथ जो संवेदनशील स्थिति है, सिचुएशन इन इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ था, सारी दुनिया में क्या हो रहा है देश में। तो ये जो स्टेबिलिटी मेंटेन करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन और इन्फ्लेशन के बारे में, इसके जो संतुलन है, मेरे ख्याल से कि इसके लिए तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि और भी ज्यादा कोई कह सकते हैं कि ग्रोथ को और क्यों नहीं स्टिमुलेट किया, फिर अगर वो दूसरी खाते में गड़बड़ हो जाएगा फिर क्या होगा। और ज्यादा अगर इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में सोचे फिर ग्रोथ हट जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। इस बजट में एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है पूंजीगत व्यय का, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जो लगभग 10 लाख करोड़ का है। और इसके अलावा अगर हम जो क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट थ्रू ग्रांटिंग टू स्टेट्स के प्रोविजन को भी ले लें तो कुल खर्च हो जाता है 13.7 लाख करोड़ पे, जो कि हमारी जीडीपी का 4.5% है। आमतौर पे कहा जाता है कि जब आप पूंजीगत व्यय करते हैं तो उसका एक अच्छे से दूसरा अच्छा, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आप इस जो एलोकेशन किया गया है, इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को किस तरह से देखते हैं? शिशिर जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक तो चीज ये है कि सरकार ने पैसा खर्च किया, कुछ एम्प्लॉयमेंट हुआ, उनको पैसा मिला, कुछ ठेकेदार ने खरीदा, ठेकेदार ने पैसा मिला, वो भी कुछ खरीदा। तो जो एम्प्लॉयज है वो जो खर्चा करेंगे, किसी का इनकम होगा वो फिर खर्च करेंगे, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट एक होता है। वो तो बिल्कुल सही है। तो ये कहा जाता है कि अगर ऐसे चेन इफेक्ट से 3 टाइम्स इनकम बढ़ सकता है। और उससे भी एक महत्वपूर्ण चीज है, ये जो सरकार अगर ब्रिज बनाया, या रेलवे लाइन लगाया, उसमें सिर्फ रेलवे लाइन के लिए जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है रेलवे लाइन लगाने के लिए, वो नहीं। रेलवे लाइन होने से हमारे जो सामग्री रेल से जाएगी उससे खर्चा कम होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसका अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, वो जिसमें इनपुट हिसाब से इस्तेमाल होता है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली जो पूंजी विनियोग है, उसका एक सप्लाई साइड इफेक्ट भी होता है। हम ज्यादातर ये डिमांड साइड इफेक्ट ही देखते रहते हैं, मगर डिमांड साइड तो वो लड्डू आज खाए खत्म हो गया। रेल लाइन आज की लड्डू नहीं है। रेल लाइन लगाएंगे तो आज का भी फायदा होगा, कल का भी होगा, परसों का भी होगा। तो पूंजीगत जो खर्च सरकार कर रहे हैं, मुझे तो लगता है इसके डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों तरफ देखना चाहिए। एक बात बार बार कही जाती है कि सरकार की तरफ से तो खर्च बढ़ रहा है, लेकिन निजी निवेश जिस तरीके से आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है।
तो आपके हिसाब से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के समस्या कहाँ है और इसका समाधान क्या हो सकता है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नाजुक चीज है और फिलहाल वो तो सारे दुनिया के सारे मुल्क में नाजुक है। अगर इसकी नाजुकी दिखा जाए तो हिंदुस्तान में शायद सबसे कम नाजुक है। अब सवाल ये है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब आएगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब भी आता है जब अनसर्टेनिटी कम होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं कि मुनाफा आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगा, बाहर का भी इसी कारण से, देश के अंदर भी इसी कारण से। तो सारी दुनिया में 3 चीज अहम तरीके से अनिश्चित है। पहला तो ये रूसी और यूक्रेन का लड़ाई का क्या होगा, इसके बारे में अनसर्टेनिटी तो है ही। दूसरा है रशिया बहुत बड़ा पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है, ये युद्ध के कारण कुछ सैंक्शन लगाई गई है, इसलिए वर्ल्ड पेट्रोलियम मार्केट में प्राइस की अनसर्टेनिटी है। और हम तो 80% से भी ज्यादा पेट्रोलियम तो हम बाहर से लाते हैं, इसलिए उसका अनसर्टेनिटी है एनर्जी प्राइस में। और थर्ड है यूक्रेन बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर था और ये लड़ाई के कारण वर्ल्ड कमोडिटी मार्केट भी अनसर्टेनिटी चल रहा है। सिर्फ अनसर्टेनिटी नहीं, वर्ल्ड कमोडिटी मार्केट में प्राइस बहुत बढ़ गया। तो आप जानते हैं कि यूरोप अमेरिका में वो 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन पसंद नहीं करते हैं, 2% से बहुत ज्यादा है, इसलिए वो टाइटन कर रहे हैं। टाइटन का मतलब ब्याज की दर वो बढ़ रहा है। आप जैसे किसी बैंक में पैसा रखे हैं, जब देखेंगे दूसरा बैंक ज्यादा ब्याज दे रहा है तो आप उधर चले जाएंगे। बिल्कुल, इधर भी यही गड़बड़ है कि वो लोग अगर ब्याज की दर बढ़ा देंगे तो हमारे पैसा इधर से चला जाएगा, FII। तो ये जो 3 अनसर्टेनिटी है, इसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा नाजुक है। तो इसको तो क्राउडिंग इन कहते हैं। वो जब देखेंगे कि अरे नहीं, हिंदुस्तान में तो बड़े बढ़ोतरी हो रही है, तब वो फिर शुरू कर देंगे। और इसमें जो कहते हैं, कभी कभी पहले हम कहते थे क्राउडिंग आउट, सरकार ज्यादा खर्च कर रहा है इसलिए क्राउड आउट हो रहा है, तो उसका ऑपोजिट है, वो है क्राउडिंग इन। सरकार जब पूंजी विनियोग करेंगे तब डिमांड बढ़ेगी, यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। बिजनेसमैन जब देखेंगे अरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो 85-90% हो गया, कि 80% हो गया, तब फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। तो आई थिंक यही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा नाजुक है। मैं तो आशा करता हूं कि ये टेम्पोररी फेज है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट कमिंग इन, पर्टिकुलरली बिकॉज अगर देखें स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि मार्केट कैसे देख रही है, इसका भाव क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस तो इंडिया इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड, बाकी जगह से हम आगे बढ़े हैं। एक मुद्दा जो नई आयकर व्यवस्था यानी कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम को लेकर के है, क्योंकि ये व्यवस्था कहती है कि आप अगर तमाम जो छूट आपको मिलता है उसको छोड़ दें तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो एक ये आशंका ये बनने लगी है कि क्या जो घरेलू बचत है उस पर असर पड़ेगा इन प्रावधानों की वजह से। ये आशंका कहाँ तक सही है, या आपको लगता है कि लोग जो बचत करते हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाना ही मकसद नहीं होता है, बल्कि भविष्य भी सुरक्षित करना होता है? देखिए, ये तो कहना समुचित नहीं है कि लोग टैक्स के बारे में नहीं सोचते हैं जब आप सेविंग्स करते हैं। कुछ लोग जरूर करते हैं। अब सवाल ये है, सरकार ने जो किया, ओल्ड रेजीम भी है, न्यू रेजीम भी है। ये अगर कोई रैशनल है तो ओल्ड रेजीम में सोचेगा कि मैं इतना बचा रहा हूँ, इतना मैं ओल्ड रेजीम में जाऊं तो इतना टैक्स भरना पड़ेगा, और न्यू रेजीम में जाऊं तो इतना टैक्स भरना पड़ेगा। जिसमें टैक्स कम भरना पड़ेगा वो लेगा। पहले आपका जो स्थिति था उससे खराब तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्थिति आपके लिए अभी भी अवेलेबल है, वो चॉइस। तो अगर कोई ये इल्जाम लाए कि ये हम तो लूट गए, लूटे कैसे जाएंगे? क्योंकि ओल्ड रेजीम पहले भी आपके पास मिल रहा था, ओल्ड रेजीम अभी भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सिचुएशन। डॉक्टर लैरी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2023-24 पर पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अशोक लाहिरी के साथ वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
news on air.gov.in